तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स भाई सरोज सर में। आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको हम एक बार याद दिला दें कि इस बुक से बायोलॉजी का डिस्कशन कराया जा रहा है ऑल बिहार एग्जाम, और ये 6300 प्लस है। अब ये नया अपडेट होकर 6900 प्लस आ गया है। तो बायोलॉजी का ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आज उसके आगे का वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 65 तक कर दिए थे। बायोलॉजी का 65 प्रश्न तक का डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग 65 के बाद चलते हैं। तो चलिए 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न को आप पढ़ेंगे। 66 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप का है तो बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो बीपी की बात कर रहा है, रक्तचाप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रक्तचाप का। मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। इसको नियंत्रित कौन करता है? वो अधिवृक्क ग्रंथि करता है। अधिवृक्क ग्रंथि करता है। कौन ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि करता है। और अधिवृक्क ग्रंथि को ही बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो कभी अगर अधिवृक्क नहीं दिया हुआ है तो एड्रीनल भी दिया हो तो उसको भी हम लोग सही मान लेंगे। यही अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग है। या एड्रीनल बोले या अधिवृक्क ग्रंथि बोले, दोनों एक ही बात होता है। तो यही एक ग्रंथि है जो किसी का बीपी हाई होता है तो यही ग्रंथि डिसाइड करना है कि सामने वाले से हमें लड़ना है कि हमें हार जाना है। अगर देखता है कि मेरे सामने वाला मजबूत है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसका बीपी डाउन हो जाता है। लेकिन लगता है कि हम उससे ताकतवर है, उसका बीपी हाई हो जाता है। तो हाई लो करने का काम यही करता है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि करता है। तो आपको ये भी नोट करके रखना है, ब्लड प्रेशर, बीपी। अब बीपी को किस मशीन से चेक करते हैं? तो उसको हम लोग चेक करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर से चेक करते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग बीपी को चेक करते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? क्या है? नहीं है। तो इसमें बोला नंदा देवी, उसके बाद है काजीरंगा, उसके बाद बांदीपुर और उसके बाद नागरहोल। तो आपको मालूम है कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है? तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नंदा देवी, जो नंदा देवी है, नंदा देवी कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में और कौन पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट। कौन पड़ता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आपको राजा जी, वो कहाँ पड़ता है? तो वो भी उत्तराखंड में पड़ता है। और जिम कॉर्बेट का अब नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा। कौन हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? सबसे पहला नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क पे ऑलरेडी पूरा के पूरा वीडियो हम इसी यूट्यूब चैनल पे कवर कर दिए हुए हैं। तो जिसको भी नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो देखना है, नेशनल पार्क का है, टाइगर रिजर्व का है, वन्य जीव अभ्यारण्य का, एक ही बात होता है। तो इस सारा का एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं कि कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है। आराम से 25-30 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपका पूरा के पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर अगला ऑप्शन क्या दिया था? अगला ऑप्शन दिया था काजीरंगा। तो काजीरंगा असम में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो काजी जो रंगा है वो कहाँ पड़ता है? असम में। यह एक सींग वाले गेंडा के लिए क्या है? फेमस है। एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो परीक्षा में आता है कि एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क
फेमस है, तो वह है काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन क्या था? अगला ऑप्शन है बांदीपुर। तब बांदीपुर कहाँ पड़ता है? तब बांदीपुर पड़ता है कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। फिर नागर हॉल कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बांदीपुर भी पड़ता है और नागर हॉल भी पड़ता है। तो आपसे क्या पूछा था कि कौन सा एक जीव संरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा संरक्षित जीव मंडल है, बांदीपुर है, नागरहॉल है, लेकिन नंदा देवी ये आपको जीव संरक्षित केंद्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। कौन सा देवी? नंदा देवी हो जाएगा। अगला 68 नंबर सवाल है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसमें से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? ऑप्शन है जीवाणु। तो जीवाणु में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। विषाणु उसमें भी होता है। कवक, कवक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। यहाँ पे दो बात लिख लीजिए, यहाँ पे दो बात आप लिख लीजिए कि जीवाणु में आरएनए होता है। जीवाणु में क्या होता है? तो जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें आरएनए होता है। क्या होता है? लेकिन विषाणु में आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जीवाणु में क्या होता है? केवल व केवल आरएनए होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लिख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को क्या बोलते हैं? आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, अम्ल बोलते हैं, अम्ल। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब विषाणु होता है ना, ये मृत अवस्था में होता है। कौन अवस्था में? मृत अवस्था में होता है। ये मरा हुआ अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा, ये जैसे ही शरीर में एंट्री मारेगा, तो ये जीवित हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। तो विषाणु मरा हुआ स्थिति में रहता है। विषाणु मरा हुआ अवस्था में रहता है, लेकिन कोई सजीव जगत के शरीर में जाता है, जिंदा आदमी के शरीर में जाता है, तो वो जिंदा हो जाता है। तो विषाणु में क्या होता है? या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन जीवाणु में क्या होगा? केवल व केवल आरएनए होता है। और जीवाणु की खोज कौन किया था? तो ल्यूवेनहॉक। कौन किया था? तो ल्यूवेनहॉक किया था। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अब विषाणु की खोज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? विषाणु की खोज इवानोवस्की। तो इवानोवस्की विषाणु की खोज किया है। इवानोवस्की विषाणु की खोज किया है और ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं 69 नंबर सवाल में कि भूमिचर में तीव्रतर स्तनधारी कौन है? भूमिचर मतलब क्या होता है? जमीन पे चलने वाला। भूमिचर का मतलब जमीन पे चलने वाला। तो जमीन पे चलने वाला में सबसे तीव्रतम स्तनधारी कौन, मतलब सबसे तेज भागने वाला कौन है? तो ऑप्शन है मानव, फिर है हिरण, फिर है चीता, फिर है बंदर। तो आपको पता है चीता से तेज कौन दौड़ सकता है? हम लोग बोलते हैं चीता की चाल। तो चीता सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी प्राणी है। तो चीता आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीता। तो सबसे तेज भागेगा। 70 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल से समझ लीजिए कि कौन मादा लिंग हार्मोन है और कौन, मतलब महिला वाला कौन सा है और पुरुष वाला कौन है? मादा वाला कौन और नर वाला कौन? मादा बोलते हैं किसको? मादा बोलते हैं फीमेल को। क्या बोलते हैं? फीमेल को बोलते हैं, यानी महिला को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महिला। और नर किसको बोलते हैं? नर बोलते हैं पुरुष को। नर बोलते हैं पुरुष को, यानी मेल को बोलते हैं।
तो नर देखो, पुरुष में ज्यादा हार्मोन नहीं होता है, पुरुष में मात्र 2 हार्मोन होता है। एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एंड्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन, लिखिएगा। एंड्रोजन होता है, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का मेल में जो पुरुष होता है, उस पुरुष में ज्यादा हार्मोन नहीं होता है, ज्यादा हार्मोन नहीं होता, मात्र 2 हार्मोन होता है। कौन कौन? का एगो एंड्रोजन हार्मोन होता है और एगो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या करता है, जब आदमी सियाना होता है, जवान होता है, आपके जैसा हट्टा कट्टा जवान होता है, तो आपके चेहरा पे पिंपल्स आएगा। क्या आएगा? पिंपल्स आएगा, आपको दाढ़ी निकलेगा, आपको मोच आएगा, आवाज भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवाज क्या होगा? भारी हो जाएगा। आवाज आपका, देखते बच्चा में आवाज पतला होता है, लेकिन जैसे जवान होते हैं तो आपका आवाज भारी हो जाता है। तो कौन हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। फिर आपके दाढ़ी निकल जाता है। क्या निकलता है? दाढ़ी और मूछ निकल जाता है, दाढ़ी मूछ निकल जाता है। फिर आपको क्या होता है? पिंपल्स आने लगता है। पिंपल्स मतलब नहीं होता है बर्रे, तो पिंपल्स आने लगेगा, आपको पिंपल्स आने लगता है। तो ये सब आने का कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। लेकिन महिला को क्या है ना, महिला में काफी ज्यादा हार्मोन पाया जाता है। क्यों? उसको बच्चा को जन्म भी देना है, बहुत सारा बच्चों को दूध पिलाना है, बहुत सारा हार्मोन महिलाओं में एक्टिव होता है। जैसे कौन कौन होता है? तो लिखिएगा, यहाँ क्या था? टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है, एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक क्या होता है? यहाँ क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ क्या होता है? एस्ट्रोस्टेरोन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। एक होता है यहाँ पर क्या लिखा है? एंड्रोजन। और यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है। यहाँ क्या? एंड्रोजन है महिला पुरुष में, यहाँ क्या है? एस्ट्रोजन है। और एक और हार्मोन लिखिएगा, जैसे यहाँ टेस्टोस्टेरोन है और यहाँ प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसमें 4 हार्मोन होता है। कौन कौन हार्मोन? 4 हार्मोन होता है। देखिएगा, पुरुष में कौन हार्मोन होता है? पुरुष में तो एंड्रोजन। और एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो हम लोग जवान होते हैं, जो मेल आदमी, पुरुष आदमी जवान होता है, तो उसका आवाज भारी हो जाएगा, दाढ़ी मूछ निकलेगा, अब प्लस में पिंपल्स आता है। लेकिन महिलाओं में काफी ज्यादा हार्मोन पाया जाता है, कारण उसको प्रेग्नेंट भी होना है, बच्चों को जन्म भी देना है, दूध भी पिलाना है, महिला के शरीर परिवर्तन होता है। जैसे लड़की बच्चा होती है 10-12 वर्ष का, उसके बाद उसका बॉडी जैसे सियाना होता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारा चेंजिंग आता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजिंग आता है। उसका शरीर का जो आकृति है वो चेंज होने लगता है। तो शरीर का जो आकृति तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन हार्मोन कब एक्टिव होता है? जब महिला बच्चों को जन्म देता है। जब बच्चों को जन्म देता रहता है ना महिला, जब बच्चों को जन्म दे रही होती है महिला, जिस समय बच्चे को जन्म डिलीवरी होते रहता है, उस समय ये एक्टिव होता है रिलैक्सिन हार्मोन। बच्चों को जन्म के समय, बच्चों को जन्म देने के समय जो हार्मोन एक्टिव होगा, उस समय जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, उस समय कौन हार्मोन एक्टिव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। नहीं पता, बच्चा जन्म के बाद रिलैक्स हो जाता है महिला। पहले महिला क्या होता है? दर्द से कराती रहती है, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लिया तो क्या होगा? रिलैक्स। तो याद रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन बच्चों को जन्म देने का टाइम, बच्चों को जन्म देने के टाइम। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अब बच्चा जन्म लिया है तो दूध तो पिलाएगा ना, तो स्तन में दूध आने के लिए, स्तन में क्या आता है?
दूध। तो स्तन में जो दूध आता है ना, स्तन में जो दूध आता है वो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। जब बच्चा जन्म होगा तो महिलाओं के स्तन में दूध आ जाता है। दूध किस हार्मोन की वजह से? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। फिर है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय में नहीं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो शरीर के, जैसे जो बच्ची होती है, जो महिला होती है, जो लड़की होती है, वो जैसे सियाना होती है 10-12 बरस के बाद क्रॉस करता है तो उसके शरीर में बहुत तरीके का परिवर्तन आता है। तो कुल उस समय कौन हार्मोन एक्टिव होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। शरीर के आकार में बदलाव आएगा, शरीर के आकार में बदलाव आएगा। बदलाव का मतलब क्या हुआ? उसका स्तन चेंज होगा, उसके बाद उसको पीरियड्स चालू हो जाएगा। तो ये सब चेंजिंग आने लगता है महिलाओं के शरीर में। फिर क्या है? प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये जब महिला प्रेग्नेंट होती है, महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेग्नेंट के समय कौन हार्मोन एक्टिव होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो महिलाओं में काफी ज्यादा हार्मोन होता है। रीजन क्या है? तो उसको बच्चों को जन्म देना है, दूध भी देना, प्रेगनेंसी का टाइम में अलग होगा, शरीर का आकार चेंज होगा, उस समय अलग हार्मोन एक्टिव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिलैक्सिंग मतलब क्या हो? जब बच्चा जन्म दे देगी तो होगा रिलैक्स। क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो रिलैक्सिन हार्मोन बच्चों को जन्म देने के टाइम जो हार्मोन एक्टिव होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन स्तन में दूध लाने के लिए, इसीलिए देखते हैं तो गाय है, भैंसी है, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मार के दूध निकाला जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मार दीजिएगा गाय भैंसी में, तो जहां 2 लीटर दूध देता होगा वो 2.5 लीटर 3 लीटर दूध देने लगेगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? शरीर के आकार में चेंज आएगा। शरीर के आकार में चेंज करे तो स्तन में परिवर्तन आएगा, पीरियड्स आने लगेगा, बॉडी का आकार चेंज हो जाएगा, तो ये सब होने लगेगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में क्या होता है? जब महिला प्रेगनेंसी में होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय ये वाला हार्मोन एक्टिव होता है। तो देखो महिला में बहुत सारा हार्मोन है, लेकिन पुरुष में ज्यादा हार्मोन की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए खाली टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन आपको याद रखना है। तो आपसे सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा का है तो महिला वाला, तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला। आइए 70 के बाद 71 नंबर सवाल में, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। तो थायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। जल्दी से नोट करो, इतना नोट कर लीजिए फटाक से। आप इतना क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, आशा उम्मीद करते हैं कि इतना सवाल आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि थायराइड। तो पहले तो थायराइड किसमें होता है? गला में। थायराइड किसमें होता है? गला में होता है। तो थायराइड जो है, थायराइड, तो थायराइड बीमारी क्या होता है? गला में। तो थायराइड हो गया, या फिर पीयूष ग्रंथि हो गया, या फिर हाइपो थाइलेमस हो गया। लिखिएगा थायराइड हो या पीयूष हो या हाइपोथैलेमस हो या फिर जनन हो या पिनियल ग्रंथि हो। जनन हो या पिनियल ग्रंथि हो। कौन ग्रंथि? पिनियल ग्रंथि हो। तो थायराइड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जनन ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, और लिखिए थाइमस ग्रंथि हो गया, हाइपोथैलेमस। हाँ, उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सारा के सारा कौन ग्रंथि है? अंतः स्रावी ग्रंथि होता है। ये सारा के सारा कौन ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीयूष ग्रंथि हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो, चाहे वो जनन ग्रंथि हो, चाहे वो पिनियल ग्रंथि हो, चाहे वो पैराथायराइड ग्रंथि हो, ये सारा के सारा ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है?
अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। लेकिन शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? तो आप बोलेंगे लीवर, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि ये सब होता है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 77 के बाद, सॉरी 71 के बाद 72 सवाल में आइए। 71 के बाद किसमें आइए? 72 में सवाल आइए। 72 सवाल बोला है साल्क टीका किसके लिए प्रयोग होता है? तो साल्क टीका मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है। साल्क का जो टीका है किसमें यूज किया जाता है? मलेरिया में। जो साल्क का जो टीका होता है वो किसमें यूज किया जाता है? तो वो मलेरिया की दवाई के यूज में होता है। साल्क का टीका, साल्क का टीका मलेरिया के उपचार में होता है। साल्क टीका, सॉरी साल्क टीका मलेरिया में नहीं, पोलियो, पोलियो में। किसमें? पोलियो में। तो साल्क का टीका किसमें? पोलियो में। साल्क का टीका पोलियो में। लेकिन बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका आपको टीबी में और प्लस हैजा में। किसमें? बीसीजी का टीका टीबी में भी यूज होता है और हैजा में नहीं, टीबी में। बीसीजी का टीका टीबी में यूज होता है, साल्क टीका पोलियो में। किसका? पोलियो में, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा था साल्क का टीका, तो साल्क का टीका पोलियो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रतिजैविक है। कौन सा जैविक है? प्रतिजैविक है। तो आपसे पूछा है फिनॉल है, नियासिन है, कैरोटीनॉइड है। प्रतिजैविक मतलब समझते हैं? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक का काम कौन करता है? तो फिनॉल। देखते हैं फिनॉल क्या होता है, घाव में आप ऊपर से अगर छिड़क देंगे तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एंटीबायोटिक के रूप में काम नहीं करता है, वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है कि आपके घाव पे कोई अलग से दिक्कत ना हो, घाव सुरक्षित रहे। उसके लिए ऊपर मलम उलम हम लोग लगा देते हैं ताकि घाव पे कोई इंफेक्शन वगैरह ना हो। तो वो ठीक नहीं करता है, मलम उलम ठीक नहीं करता है। मलम घाव ऊपर लगाइएगा ना तो वो मलम का इतना काम है कि कोई एंटीफेक्शन ना हो, कोई बाहरी वातावरण उसको घाव को प्रभावित ना करे। ठीक नहीं करता है, ठीक करेगा एंटीबायोटिक। लेकिन जो मलम होगा, है ना, जो आपको क्या कहते हैं, ये फिनाइल हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का काम केवल इतना है कि उस घाव को सही से सुरक्षित रखेगा, उसको और विकराल रूप नहीं होने देगा। एंटीबायोटिक का काम है ठीक करना। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? ठीक करना। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड यानी ऑप्शन नंबर 4। प्रतिजैविक कौन है? तो कैरोटीनोइड है। बाकी फिनॉल, नियासिन ये सब एंटीसेप्टिक है, लेकिन कैरोटीनोइड क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हम इसलिए लेते हैं ताकि जो बीमारी है मेरा, वो बीमारी समाप्त हो सके। क्या हो सके? समाप्त हो सके। तो इसको ध्यान में रखना है। 74 नंबर है कि वनस्पति घी होता है। तो वनस्पति जो घी होता है ना, वो एकल संतृप्त वसा होता है। जो वनस्पति घी होता है वो एकल संतृप्त वसा होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 75 नंबर है मूत्र का पीएच मान। तो थोड़ा सा मूत्र के बारे में देख लीजिए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो पहले तो ये लिखिए कि मूत्र का जो रंग पीला होता है, तो पीला जो होता है किसके कारण होता है? तो आप कहते हैं यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। जो मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर मूत्र का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। फिर बोलेंगे मूत्र में मूत्र करने से कौन सा विटामिन बह जाता है? तो विटामिन सी बह जाता है। अगर आप पेशाब करते हैं तो उसमें कौन विटामिन बह जाता है? तो विटामिन सी बह जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मूत्र का रंग पीला किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है मूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन करने में कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? HCl, क्योंकि पेट में कौन अम्ल होता है बताइए?
पेट में कौन अम्ल होता है? तो कहते हैं कि सर पेट में, पेट कहो या अमाशय कहो, उसी के मतलब है। पेट कहो या अमाशय, इसमें कौन अम्ल है? HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? पेट में होता है। अब बताओ, पेट में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन एंजाइम है? तो प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। लेकिन दूध को पचाने के लिए तो रेनिन एंजाइम। कौन एंजाइम? रेनिन एंजाइम। तो HCl का काम क्या होता है? खाना को पचाना, खाना को पचाना होता है। तो पाचन तंत्र का उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 77 नंबर सवाल देखिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगर आप चाहते हैं कि आपका आंख अच्छा रहे, आप अच्छे से देख सके, तो विटामिन ए जिम्मेदार है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अगर आपको आंख को अच्छा रखना है तो कौन सा विटामिन मदद करेगा? विटामिन ए। और इसकी कमी से दो बीमारी होगा, एगो रतौंधी हो जाएगा, एगो रतौंधी होगा, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कौन ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक होता है जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया होता है। इसमें क्या होता है? आंख सूख जाएगा, आंख क्या होगा? सूख जाएगा। जो आंख आप देखते होंगे तो आंख में पानी रहता है, तो पानी क्या होगा? सूख जाएगा, आंख में थोड़ा भी पानी नहीं रहेगा अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा। तो विटामिन स्पष्ट दृष्टि चाहते हैं, अच्छा से देखना चाहते हैं, तो कौन सा विटामिन मदद करेगा? ए। अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। कौन है? रेटिनॉल है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? गाजर है। तो इसीलिए अगर आपको विटामिन ए प्राप्त करना है तो आपको सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें मिलेगा? गाजर में मिलेगा। तो गाजर बिल्कुल खाना चाहिए। अगला प्रश्न है बायोडीजल। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल एल्कोहल से बनता है। किससे? एल्कोहल से बनता है। लेकिन आपके प्रश्न में घास आंसर दिया होगा, घास आंसर नहीं होगा। बायोडीजल किससे बनेगा? तो एल्कोहल से बनेगा। किससे बनेगा? एल्कोहल से बनेगा। हालांकि घास भी थोड़ा थोड़ा आंसर ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा सटीक आंसर आप एल्कोहल मारिएगा। ठीक है, एल्कोहल मारिएगा और उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, 79 नंबर में क्या बोला है? 79 नंबर सवाल में बोला है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्क मनुष्य कहते हैं हम लोग, जवान, युवा, यंग आदमी को बोला जाता है वयस्क पुरुष। तो वयस्क पुरुष में क्या बोला है कि रक्त का निर्माण क्या बोला है? वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? हृदय में होगा, प्लीहा में होगा, लाल अस्थि मंजा में होगा। हाँ, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होगा? तो लाल अस्थि मंजा में, लाल अस्थि मंजा में। तो आपका ब्लड, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मंजा में, लाल अस्थि मंजा में। लेकिन रक्त भंडार कहाँ रहता है? रक्त भंडार, भंडार मतलब जमा, रक्त जमा कहाँ रहता है? स्टोर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो तिल्ली में। कहाँ पर? तिल्ली में। अब तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो रक्त का निर्माण कहाँ होगा? ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो आप बोलेंगे लाल अस्थि मंजा, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। रक्त का निर्माण कहाँ होगा? तो बोन मैरो में, लाल अस्थि मंजा में होगा। लेकिन रक्त जमा कहाँ होगा? भंडार कहाँ होगा? स्टोर कहाँ होगा? तो तिल्ली में होगा। अब तिल्ली को बोलते हैं स्प्लीन इंग्लिश में। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और एक सामान्य मनुष्य में कितना लीटर? तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है।
क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो इतना बात भी आपको ध्यान में रखना है कि रक्त का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में होगा। रक्त जमा कहाँ होगा, तो तिल्ली में होगा। रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो 7.4 होगा। हल्का क्षारीय होगा। एक सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड, 5 से 6 लीटर। लेकिन रक्त का लाल रंग किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसको नोट करिए फटाक से। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखिएगा तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू। तो जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है। कौन टीन, निकोटीन। लेकिन चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है। लेकिन कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तो तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 81 नंबर प्रश्न तक। क्या पहुंच चुके हैं, 81 नंबर। अब तंबाकू में एगो रोग लग जाता है, जानते हैं कौन रोग, तंबाकू में एक रोग लग जाता है जिसे मोजेक रोग बोलते हैं। कौन रोग, मोजेक रोग बोलते हैं। तो तंबाकू में एगो रोग हो जाता है, एगो बीमारी हो जाता है, उसे बोलते हैं मोजेक रोग। तंबाकू में एगो बीमारी होता है जिसे बोलते हैं मोजेक रोग। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि तंबाकू में कौन सा रोग होता है, तो मोजेक रोग होता है। चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है और तंबाकू में निकोटीन होता है। इसको याद रखिएगा। आगे, सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है। अब रक्त समूह की बात आया है, ब्लड ग्रुप की बात आया है। तो थोड़ा सा आपको हेडिंग बनाइए, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो इस धरती पर 4 गो ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इस धरती पर 4 गो ब्लड ग्रुप है, या मेरा या आपका या उसका या किसी का 4 गो ब्लड ग्रुप होता है। या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या बी ब्लड ग्रुप होगा, या ए बी ब्लड ग्रुप होगा, या ओ ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ये धरती पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य है, उस सब का इस 4 गो में से कोई एगो ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप देने वाले कौन थे, ब्लड ग्रुप के जनक कौन है। तब ब्लड ग्रुप के जनक जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर है, लैंड स्टीनर है। तो याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप देने वाला कौन था, तो कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर था जो ब्लड ग्रुप दिया था। ब्लड ग्रुप देने वाला कौन, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप देने वाला कौन, कार्ल लैंडस्टीनर था। आप बताइएगा कि ये ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए को कोई दिक्कत नहीं, बी कोई दिक्कत नहीं। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। कौन ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बोलते हैं। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर है ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन आज के डेट में एग्जामिनर थोड़ा तेज हो गया है, अब क्वेश्चन फंसाता है। कहिएगा क्या फंसाता है? अब ए बी प्लस दे देता है और ए बी माइनस दे देता है, और ओ ब्लड ग्रुप में ओ माइनस देता है, यानी ओ प्लस देता है और फिर ओ माइनस देता है। तो आपसे हम क्या बोले कि ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो कौन प्लस वाला देगा कि माइनस वाला देगा? प्लस वाला देगा कि माइनस वाला देगा? तो आप ही बताइए। ये देने वाला है, तो देने के बाद आदमी माइनस में न चल जाएगा। अगर मान लो मेरे पास 20 गो रुपया है, किसी को 10 रुपया दे दिए, तो हम 10 रुपया माइनस में चल गए, तो माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला आंसर नहीं हो जाएगा। तो अगर बोलेगा कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव, तो आप बोलिएगा ओ नेगेटिव होता है, ओ माइनस होता है। कैसे याद रखेंगे? आप देने वाला न है, तो आप दे दीजिएगा, तो आप निगेटिव में ना आ गए। तो इसीलिए याद रखिएगा, देने वाला निगेटिव में, देने वाला निगेटिव में। अब बताओ ए बी लेने वाला है ना, तो ए बी प्लस होगा कि माइनस? तो ई तो ले न लिया, तो लेने के बाद वो प्लस में ना हो गया, तो बोलेगा सर्वग्राही कौन है? तो ए बी प्लस। सर्वग्राही कौन? तो ए बी प्लस। लेकिन सर्वदाता कौन? तो ओ माइनस। इसको ध्यान में रखना है। देने वाला कौन? तो माइनस, और लेने वाला कौन? तो प्लस। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 4 गो ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो आपसे पूछा था, आपका प्रश्न था कि सर्वाधिक ग्राही, ग्राही मतलब लेने वाला, तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। 80 का 3 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 80 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी। सर्वाधिक ग्राही बोला, लेने वाला बोला एक्सेप्टर, आई देने वाला डोनर होता है। आप ब्लड ग्रुप देने वाला स्टीनर, कौन? लैंड स्टीनर। प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। ध्यान से, तो प्रोटीन कितना? अमीनो अम्ल का। और कितने से आ जाता है? तो शरीर खुद बना लेता है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना है? तो 20 गो मिलकर बना है, तो 20 गो अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो शरीर खुद बना लेता है। तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब प्रोटीन में अंडा में प्रोटीन होगा, तो अंडा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है अंडा में। आपको बोले कि नाखून में कौन प्रोटीन? प्रोटीन कौन प्रोटीन? कीरेटिन। तो नाखून हो या बाल हो, मवेशी का खुर, मवेशी का खुर मतलब गाय भैंसी का जो नीचे का खुर होता है, पैर में जो नाखून होता है, मांस में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा, याद रखिए, केसिन प्रोटीन होता है दूध में। दूध में केसिन प्रोटीन होता है। इतना भी याद आपको रखना है।
है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। जैसे हम लोग मनुष्य है तो हम लोग कौन से, ऑप्शन है कोडेट्रा, ऑप्शन है पोरीफेरा और चौथा एम्फीबियन। तो मनुष्य कोडेट्रा संघ का प्राणी, कोडेट्रा बी कोड। आपको बताते सी पाता घोंगा आएगा, उसकी डेविस फिश को ऑक्टोपस बोलते हैं। तो सीप, घोंगा, डेविस फिश ये सब मोलस्का में आएगा। लेकिन मनुष्य किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में जितने पक्षी, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बिरनी ये सब किस में आएगा? ऑर्थ्रोपोडा में आएगा। किसमें? ऑर्थ्रोपोडा में। इकाइनोडर्मेटा में कौन आएगा? जो जलीय जीव होगा, जो जल में रहता होगा वो इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा में कौन आएगा? जलीय जीव में रहने वाले जितने भी जंतु है जल में रहने वाला वो इकाइनोडर्मेटा आता है। किसमें आएगा? कोडेट्रा। मनुष्य किसमें? कोडेट्रा। बढ़ते हैं आगे है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष है जो सबसे तेजी से बढ़ता है? तो वह वृक्ष है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है ना, तो यूकेलिप्टस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। लेकिन सबसे लंबा कौन होता है? तो सिकोया। कौन होता है? सिकोया वृक्ष। कौन वृक्ष? सिकोया। ये सबसे लंबा होता है। ये सबसे आता है कि पर्यावरण का राक्षस होता है। राक्षस होता है। कहिएगा पर्यावरण को राक्षस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी यही ले लेता है। बहुत ज्यादा पानी पीता है, ये बहुत ज्यादा पानी पीता है तो पर्यावरण का राक्षस बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा सिकोया का वृक्ष सबसे पर्यावरण का राक्षस कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। नहीं, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए आप। इसमें सुधार कर लीजिए। पर्यावरण का राक्षस सिकोया को नहीं कहते हैं। पर्यावरण का जो राक्षस है ना, सिकोया को नहीं कहते हैं, यूकेलिप्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो पौधा है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। यूकेलिप्टस जो पौधा है सबसे तेज बढ़ता है, सबसे जल्दी जल्दी बढ़ता है। सबसे तेजी में बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का राक्षस। किसको बोलते हैं? यूकेलिप्टस को। तो इसको सुधार कर लीजिए। यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? पर्यावरण का राक्षस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी ज्यादा पीता है। क्या पीता है? पानी ज्यादा पीता है। तो यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? पर्यावरण का राक्षस बोलते हैं। सिकोया सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, इसको पर्यावरण का राक्षस नहीं बोलते हैं। यूकेलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का राक्षस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो T4 लिम्फोसाइट। हम एड्स के बारे में पूरा डिटेल बताए थे वो दिन पिछले क्लास में एड्स के बारे में पूरे डिटेल बताए थे। ये जो एड्स होता है वो पहले किससे होता है? तो विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। इसके जांच के लिए कथी होता है? तो एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिसा टेस्ट होता है एड्स के जांच के लिए। एड्स कौन वायरस से होता है?
तो HIV वायरस से होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। कौन दिवस? एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स हो जाता है तो कौन प्रभावित होता है? T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। अब T4 लिम्फोसाइट रंग का बीमारी आपके शरीर में होने लगेगा। हमारे शरीर में बीमारी जल्दी हो जाता है, उसका T4 लिम्फोसाइट तो आपके शरीर में होने लगेगा। एक से बढ़कर एक बीमारी, आपका मृत्यु हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में कि एक करता है तो T4 लिम्फोसाइट है ना, वही आंसर हो जाएगा। रक्त में टी सेल। तो आपको बता चुके हैं विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो वही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाइए। अगला 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वसा को बनाएगा कौन? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। कौन बनाएगा? यकृत बनाएगा। तो जल्दी से 87 नंबर का आंसर लिख लीजिए, यकृत। 87 का आंसर क्या होगा? यकृत। यकृत वो वसा को तोड़कर क्या बनाता है? कर चुके हैं। यकृत मतलब लीवर। यकृत मतलब लीवर होता है। यकृत मतलब क्या होता है? तो 1.5 kg होता है। क्या होता है? ये मानव शरीर का सबसे लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। यकृत जो होता है रीजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। पित्ताशय में होगा। कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में। अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मरेगा, जहर खा के मरे, पोस्टमार्टम होता है, उसमें लीवर का ही टेस्ट होता है। तो इतना सारा जानकारी आपको ध्यान में यकृत बोलते हैं। इसका वजन सबसे बड़ा हिपेटोलॉजी कहते हैं। इसका रीजनरेशन पावर, पित्त का निर्माण होता है। पित्त जमा कहाँ होगा? तो किसका जांच होगा? तो यकृत लीवर का जांच होगा। कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है। कुत्ता के काटने से क्या होगा? तो रेबीज हो जाएगा। कौन बीमारी? रेबीज बीमारी हो जाएगा। अगर आपको कुत्ता काट लिया तो क्या हो जाएगा? रेबीज। रेबीज। रेबीज विषाणु से होता है। किससे? किससे? पानी से डर लगने लगेगा। अगर किसी को रेबीज हो जाएगा तो उसको पानी से क्या होगा? डर लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? सबसे ज्यादा वेस्ट कौन उत्पन्न करेगा? तो ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कपड़ा मिल। देखो सब ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ठीक कौन है?
तरह से बिजली पैदा करने के लिए जो थर्मल पावर होता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आईडी क्या है? NSAID। क्या लिखा है? NSAID। ये क्या है? एक में ये दवाई दिया जाता है। NSAID दवाई का नाम है। कथी का नाम है? दवाई का नाम है ये। ये कौन सी का दवाई है? तो दर्द का दवाई है। कथी का दवाई? दर्द का दवाई है। कौन? डी। कहिएगा इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। एन का मतलब होता है नॉन। एन का मतलब नॉन। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है, एस मतलब होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड। ए मतलब क्या होता है? तो ए मतलब होता है एंटी। ए मतलब एंटी। आई मतलब होता है इन्फ्लेमेंट्री। इन्फ्लेमेंट्री। और डी मतलब होता है ड्रग्स। क्या होता है? ड्रग्स मतलब दवाई। तो NSAID का फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉइड एंटी, आई मतलब इन्फ्लेमेंट्री, डी मतलब ड्रग्स। तो आपसे सवाल पूछा है कि NSAID दर्द निवारक की श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो आई इन्फ्लेमेंट्री के लिए आता है। आई किसके लिए? इन्फ्लेमेंट्री के लिए। तो यही आपका आंसर हो गया, इन्फ्लेमेंट्री। इन्फ्लेमेंट्री आपका आंसर हो गया। ये NSAID क्या है? एक दवाई का नाम है। जो दवाई किसमें यूज किया जाता है? दर्द के दवाई में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 क्या है? बसीय अम्ल है। ओमेगा 3 क्या है? बसीय अम्ल है। क्या है? बसीय अम्ल यानी वसा है। तो ओमेगा 3 क्या है? बसीय अम्ल है। ओमेगा 3 बसीय अम्ल है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। 92 प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? आपको मालूम है कि पेड़ पौधा, जैसे ये क्या है? ये क्या है? ये पेड़ पौधा है। तो पेड़ पौधा देखिए, हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य कौन ऑक्सीजन मतलब कौन गैस छोड़ता है? मनुष्य। तो मनुष्य छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मनुष्य कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खींच लेता है? तो पेड़ पौधा। कौन खींचता है? ये जो पेड़ पौधा है वही हमारा जो गैस छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, उसको खींच लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन खींच लिया? पेड़ खींच लिया। अब पेड़ जमीन में हल रहता है, तो जमीन से उसको पानी मिल गया। कौन सी मिल गया? पानी मिल गया। H2O मिल गया, जल मिल गया, पानी जल मिल गया। और उसको फिर मिलता है सूरज का प्रकाश। क्या मिलता है? सूरज का प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? सूरज का प्रकाश। और जैसे सूरज का प्रकाश मिला तो वो बना लेगा ग्लूकोज। क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। और ग्लूकोज के फॉर्मूला C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब प्लस में CO2 बनाता है। अब प्लस में आपको O2 O2 दे देता है। क्या दे देता है? O2 दे देता है। सॉरी, आपको O2 दे देगा। अब प्लस में जल दे देगा। क्या दे देगा? जल दे देगा। क्या दे देगा? जल दे देगा। तो आप बताइए हमको कि हम लोगों को जब प्रकाश, इसको पूरा के पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ खींच लिया हम लोगों से, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, पेड़ पौधा खींच लिया।
पेड़ पौधा जमीन में हला हुआ है, उसको जल मिल गया, फिर सूरज का प्रकाश मिल गया, उससे अभिक्रिया किया और ग्लूकोज बना के ऑक्सीजन बाहर मुक्त कर दिया और जल बना दिया। अब फिर ऑक्सीजन हम लोग ले लिए, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, फिर पेड़ पौधा खींच लिया, फिर ऑक्सीजन बना दिया। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। हम छोड़ते हैं वो लेता है, हम छोड़ते हैं वो लेता है। ये सारे के सारे प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले आपको क्या मिला है? तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज मिला है। क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। तो आपके सवाल वही पूछ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्राथमिक मतलब पहले कौन मिलेगा? तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज मिलेगा तो इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? अन्य तीनों को यानी पारितंत्र, आबादी, कम्युनिटी और प्रजाति। तो जल्दी से पहले नोट करिए आप उसको। जल्दी से नोट कीजिए। अब अगला सवाल है 93 कि निम्न में से अन्य तीनों को समाहित करता है। पारितंत्र। पारितंत्र मतलब समझते हैं? इकोसिस्टम। पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देने वाले कौन थे? ट्रांसलिंग। पारितंत्र को क्या बोलते हैं? पारितंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। कौन सिस्टम? इकोसिस्टम। देने वाले कौन थे? ट्रांसले थे। ट्रांसले, ट्रांसले। तो ट्रांसले नाम का जो साइंटिस्ट है वही दिए थे इकोसिस्टम। पारितंत्र में क्या होता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। जैसे कोई समुदाय होता है, आदमी का समुदाय, जानवर का समुदाय, तो ये कम्युनिटी में ही आएगा। आबादी इसी में ही आएगा। बाकी सब के सब पारितंत्र में ही आ जाएगा। तो इसका आंसर पारितंत्र हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। अगला, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। 95 नंबर सवाल देखिए। यह प्रकंद का उदाहरण है। आपको पढ़ाए हैं प्रकंद क्या है, कंद क्या है, सलकंद क्या है, आपको बताए थे हम। एक होता है आपका अदरक। एक क्या होता है? अदरक। एक होता है अदरक होता है। अदरक हो गया, आदि को बोलते हैं। तो अदरक क्या है? ये प्रकंद है। ये क्या है? प्रकंद है। लेकिन आलू और ओल, आलू और ओल क्या है? तो ये कंद है। आलू और ओल क्या है? कंद है। लहसुन और प्याज क्या है? लहसुन प्लस प्याज क्या है? तो ये सलकंद है। कौन कंद? सलकंद। ये सब के सब तना है। ये सब के सब क्या है? तना है। चाहे अदरक हो, चाहे आलू हो, चाहे ओल हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, ये सारा के सारा क्या है? तना है। अब तना में भी कंद में कौन आएगा? तो आलू ओल आएगा। लहसुन प्याज किस में आएगा? सलकंद में आएगा। और अदरक के में आएगा? प्रकंद में आएगा। आदि होता है वो, एगो आदि। एक होता है हल्दी। हल्दी, हल्दी भी क्या में आएगा? प्रकंद में आएगा। तो हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक ये दोनों के दोनों प्रकंद है। हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक प्रकंद का उदाहरण है। आलू और ओल कंद का उदाहरण है। और लहसुन और प्याज सलकंद का उदाहरण है। और ये सारा के सारा तना होता है। सारा के सारा तना होता है। चाहे हल्दी हो, अदरक हो, आलू हो, ओल हो, लहसुन हो, प्याज हो, सारा सारा तना होता है। तो ये आपका हो गया कि बोला प्रकंद का उदाहरण कौन है? तो आलू, प्याज, अदरक। तो अदरक मानिए आंसर। 96 सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु? आदमी, नीलीवेल, बंदर, हाथी। तो नीलीवेल सबसे ज्यादा जोर से बोलता है। कौन बोलता है? नीलीवेल बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलीवेल।
प्रकाश संश्लेषण, अगला 97 नंबर, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या है? तो चाहे प्रकाश संश्लेषण हो चाहे श्वसन हो, दोनों में जल उत्पन्न होता है। क्या होता है? जल। क्या होता है? जल होता है, वाटर उत्पन्न होता है। तो इसको याद रखिएगा, चाहे आप प्रकाश संश्लेषण करते हो या शोषण करते हो, पेड़ पौधा शोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो शोषण हो या प्रकाश संश्लेषण हो, दोनों में जल बनवे करेगा। आगे देखो, आगे है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का आगे ना बहुत एग्जाम्पल बताया है, चाहे थायराइड हो, हाइपोथैलेमस हो, पिनियल हो, एड्रिनल हो, है ना, जनन हो, ये सारा के सारा थायराइड ग्रंथि होता है, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। 99, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? बताए ना, पित्त का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। और पित्त जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ? लीवर में। लेकिन पित्त जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ो 100 नंबर, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुआ था। रिकाम्बिनेंट जो डीएनए होता है, रिकाम्बिनेंट जो डीएनए होता है, रिकाम्बिनेंट जो डीएनए होता है, इसका विकास टीका से हुआ है। किससे? टीकाकरण से हुआ है। तो ये अगर रिकाम्बिनेंट डीएनए नहीं होता तो टीकाकरण का विकास नहीं होता। जो टीका वैक्सीन वगैरह बनता है वो किस वजह से बनता है? रिकाम्बिनेंट डीएनए की वजह से बनता है। रिकाम्बिनेंट डीएनए की वजह से ही टीका का विकास हो पाया, नहीं तो वैक्सीन वगैरह नहीं आ पाता। तो चलिए हम लोग 100 प्रश्न तक कर लिए हैं। हम लोग कल रविवार है, कल संडे है, तो कल हम 200 प्रश्न तक करवा देंगे। यानी कल 100 प्रश्न और करवाने वाले हैं। 100 प्रश्न तक हो चुका है और कल एक लंबा वीडियो आएगा जिसमें हम 100 प्रश्न को कवर करेंगे। एक ही वीडियो में 100 प्रश्न को कवर करेंगे। लेकिन ये जो 100 प्रश्न कवर किए हैं हम लगभग 3 से 4 वीडियो में कवर किए हैं। ये जो 100 सवाल है, ये 100 सवाल को पढ़ाने के लिए हम कई वीडियो बनाए हैं, कम से कम 3 से 4 वीडियो। लेकिन अगला 100 वीडियो जो 100 सवाल का बनेगा वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और कल रविवार है तो कल क्लास ऑफ रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो बायोलॉजी का कल 200 तक कर देंगे, उससे पहले आज 100 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कल 100 अगला 100 सवाल को आप लोग अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आपका काम हो सके। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और सपोर्ट करना है। सपोर्ट करेंगे तभी हम इस बुक को पूरा खत्म करेंगे। ये जो बुक है ना, ये बिहार ऑल एग्जाम, इस बुक का पूरा के पूरा डिस्कशन कराने वाले हैं। लेकिन पहले साइंस खत्म करेंगे और फिर हम लोग आर्ट्स में जाएंगे। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बुक को जरूर खरीद लीजिएगा। बोलिएगा किरण प्रकाशन का बुक है बिहार ऑल एग्जाम समान अध्ययन चैप्टर वाइज, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और दुकानदार को दिखाकर ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट मारिए इस बुक का, ये दिखा के ले लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।